जादू जैसा तेरा प्यार पार्ट 3। प्रिया के वह थप्पड़ सम्राट को प्रिया के ही प्यार में पागल बना देगा, यह तो हम सब ने कल्पना भी न की थी। प्रिया और सौम्या दोनों हमारे सामने थीं। मिहिर मायूस होकर प्रिया से बोला, यार चटखनी, जादू वाले थप्पड़ थे क्या? दीवाना हो गया वो तो तेरा। मुबारक हो तुम, कम से कम अब सिंगल तो नहीं रहोगी तुम। मिहिर की बात सुनकर हम सभी खिलखिलाकर हंस पड़े और प्रिया हैरानी भरी नजरों से देखते हुए मुंह बनाकर गुस्से में बोली, दिमाग खराब है क्या उसका? अब चप्पल से मारूंगी उसे। अगर कोई भी ऊंची हरकत की तो सीधी शरीफ हूं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मवाली आकर ऊंची हरकत करके चला जाए। भड़क गई थी प्रिया। हमारे काफी समझाने पर वह वेट एंड वॉच के लिए तैयार हुई। हम अब सम्राट की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। हमारी सोच से कहीं ज्यादा बेशर्म था सम्राट। प्रिया के इर्द गिर्द मंडराने लगा था वह। हम चाहते तो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे, पर हमें पता था कि उसके बाद भी वह आसानी से छूटकर वापस आ जाएगा। और दूसरी बात यह थी कि कॉलेज के लास्ट ईयर में हम सब फाइनल एग्जाम पर फोकस करने को जुटे थे। हम हर हाल में अच्छी परसेंटेज से उत्तीर्ण होना चाहते थे, जिससे हमें एक अच्छा कैंपस सिलेक्शन पैकेज अथवा पीजी के लिए अच्छा कॉलेज मिल सके। पर अब धीरे धीरे सम्राट फ्लर्टिंग की सीमाओं को लांघता जा रहा था। कभी प्रिया के बैग में लंच टाइम के बाद फ्लावर्स रखे हुए मिलते, तो कभी क्लासरूम की डेस्क और वॉल्स पर आई लव प्रिया के स्लोगन्स। इन सब चीजों से प्रिया और हम लोग काफी डिस्टर्ब होने लगे थे। सम्राट डायरेक्टली तो प्रिया के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर इस तरह के व्यवहार से उसको मेंटली टॉर्चर जरूर कर रहा था। हद तो तब हो गई जब एक दिन प्रिया के पापा ने घर आकर प्रिया को कुछ खास बात करने को बुलाया। बेटा, मुझे पता है कि अभी वक्त नहीं है ये सब बात करने का, पर फिर भी सोचा कि एक बार तुमसे बात करूं। आज मुझसे मिलने कंपनी में गिरीश देव चक्रवर्ती जी आए थे। ही इज द ओनर ऑफ चक्रवर्तीज ग्रुप। दरअसल वह अपने बेटे सम्राट का रिश्ता लेकर आए थे तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सम्राट से, उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया भी और उसकी तरफ से तुमको सॉरी भी बोला। उनका कहना था कि सम्राट तुमको पसंद करता है, शादी का प्रस्ताव रखा है उन्होंने। भाट डैड, उसने सोचा भी कैसे ऐसा? एक नंबर का लोफर और मवाली है सम्राट। उसके साथ शादी नेवर, बात भी नहीं कर सकती उससे तो मैं। और फिर डैड, आपको तो पता ही है, अभी एमबीए कंप्लीट करने तक तो मुझे कोई बात नहीं करनी इस टॉपिक पर। सम्राट द्वारा शादी का प्रस्ताव भेजने के दुस्साहस से शॉक हो गई थी प्रिया। उसके डैड ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी के बिना थोड़े कोई बात आगे बढ़ेगी, बट एक बार सोच के देख लो। माना कि सम्राट की आदतें गलत थीं, मगर वह सुधरने को भी तो तैयार है, और इसकी गारंटी चक्रवर्ती जी स्वयं ले रहे थे। अच्छी और रिप्यूटेटेड फैमिली है, वेल सेटल्ड बिजनेस है, और फिर इस रिश्ते से हमारी कंपनी जय महाराष्ट्र स्टील इंडस्ट्रीज को भी एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। हमारे शेयर्स कई गुना बढ़ जाएंगे। प्रिया अपने मॉम डैड की इकलौती संतान होने के साथ साथ उन दोनों की ही लाडली थी उसके, कि डैड उसकी मर्जी के बिना उसकी लाइफ का कोई भी फैसला नहीं लेते थे। वो तो सम्राट को एक बेहतर विकल्प मान के प्रिया को कन्विंस करना चाह रहे थे, क्योंकि प्रिया के इस प्रपोजल के लिए खुशी से हाँ कर देने से उनके भी बिजनेस को फायदा था। और एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी फैमिली के साथ साथ अपने बिजनेस के भी फायदे नुकसान का ध्यान रखता है। मगर पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी जब शादी करनी ही नहीं है मुझको, तो इस सब बातों का क्या फायदा? प्रिया बेटा, तुम जैसे चाहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम इस रिश्ते के लिए एग्री हो तो हम शादी तुम्हारे एमबीए कंप्लीट होने के बाद कर देंगे। मेरे ख्याल से वो भी तैयार हो जाएंगे इस चीज के लिए। अदरवाइज कोई बात नहीं। और हाँ, अगर तुमको कोई और भी पसंद हो तो बेझिझक बता दो, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। उफ, ये कहाँ फंस गई? बेचारी प्रिया इस अचानक से आई परेशानी से झल्ला उठी थी। अब इस टॉपिक पर लगाम लगाने का उसको बस एक ही तरीका नजर आया, यस डैड, मुझे पसंद है कोई, बट प्लीज अब इससे आगे कुछ भी मत पूछना। सही टाइम आने पर मैं खुद ही बता दूंगी। ओके माय चाइल्ड, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तो इस तरह से प्रिया ने एक झूठ बोलकर अचानक आई मुसीबत से खुद का पीछा छुड़ा लिया था। प्रिया के डैड ने मिस्टर चक्रवर्ती को इस रिश्ते के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। मिस्टर चक्रवर्ती एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे। बेटे के कारण उनकी प्रतिष्ठा को और ठेस न पहुंचे, इस वजह से उन्होंने सम्राट को प्रिया की लाइफ में जरा भी इंटरफेयर न करने की सख्त हिदायत दी थी। परिणाम स्वरूप अब सम्राट के इश्क का भूत भी उतर गया था।
मगर उस एक झूठ की वजह से उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। प्रिया की मॉम को तो इस वाकया के बारे में कानों कान कोई खबर नहीं थी, पर हर दूसरे दिन प्रिया के डैड उसके पास आते और बड़े प्यार से पूछते, बेटा अब तो बता दो ना अपने डैड को, कौन है वो लड़का। बेचारी चटखनी, कैरियर संवारने में लगी एक घनघोर सिंगल सिंसियर स्टूडेंट, आखिर क्या जवाब देती अपने डैड को, टाल मटोल करके टालती रही। जब प्रिया ने ये बात हम दोस्तों को बताई तो कसम से हंस हंस के मेरी हालत खराब हो गई। चटखनी, कहाँ से लाएगी तू नकली बॉयफ्रेंड? सौम्या ने मजे लेते हुए कहा। मेरी छोड़, अगर तू मेरी जगह होती तो क्या करती? प्रिया ने उल्टा सवाल उसी पर दाग दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद सौम्या ने जवाब दिया, ढूंढ लेती किसी शरीफ लड़के को। रियलिटी में ही कम से कम सम्राट जैसे लोफर से पीछा तो छूटता, और डैड से कहा झूठ भी सच साबित हो जाता। अच्छा, कुछ भी एकदम से ऐसे ही ढूंढ लेती, किसी भी ऐरे गैरे को, यूं ही। प्रिया ने मुंह बनाते हुए तंज कसा। रियली? क्या अनिकेत ऐरा गहरा लगता है प्रिया तुझे? जोश जोश में होश खो बैठी थी सौम्या, और जुबान ऐसी फिसली कि मैं, प्रिया और मिहिर तीनों ही शॉकिंग शक्ल बनाकर सौम्या और अनिकेत को घूरने लगे। जब तक सौम्या को एहसास हुआ कि उसका सीक्रेट गलती से उसके मुंह से निकलकर सार्वजनिक हो गया है, वह हड़बड़ा गई। और अनिकेत, वह तो मानो हमारे बीच से अचानक ऐसे अदृश्य हुआ जैसे मानो गड्ढे के सिर से सींग। सौम्या, दुष्ट, कब से चल रहा ये? प्रिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड पर अधिकार जताते हुए सख्त आवाज में सवाल दागा। शब्द बाण तो चल ही चुका था, रहस्य भी उजागर हो ही चुका था। छिपाने से अब क्या फायदा? अब बेचारी सौम्या की मजबूरी हो गई थी सच स्वीकार करना। 6 मंथ हो गए, वो हम तुम सबको बताने ही वाले थे। भाई बड़ा तेज हो गया जमाना। दिन भर साथ रहने के बाद भी हम तीनों को कानों कान खबर भी न हुई। मान गए तुम दोनों को? मिहिर ने सौम्या के इस लव की सीक्रेटनेस पर तंज कसा। आगे क्या इरादा है अब? मैंने सौम्या का फ्यूचर प्लान जानना चाहा, पर जवाब सौम्या के स्थान पर कहीं और से आया। ठीक पीछे से अनिकेत किसी तरह हिम्मत जुटाकर वापस लौट आया था। एक बार कैंपस सिलेक्शन हो जाए हम दोनों का, फिर डायरेक्ट अपने घरों पर बात करेंगे शादी के लिए। फैमिलीज मान गई तो ठीक, नहीं तो क्या? प्रिया ने प्रतिक्रिया की। नहीं तो फुर्र, अनिकेत ने हाथों के इशारे से हवाई जहाज उड़ाते हुए बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, जिसे सुनकर हम सब आश्चर्यचकित हो गए और सौम्या शर्मा गई। सच में हमारे ही सिरहाने पर एक प्रेम कहानी पक चुकी थी और हमें कानों कान खबर तक न थी। खैर, हमारे ग्रुप के ही 2 लोग आपस में ही फ्यूचर प्लानिंग का डिसीजन ले रहे थे। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती थी। कुछ दिन बाद मैं लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था, तभी प्रिया भी अपनी बुक्स लेकर साथ आ जाती है। फाइनल ईयर के एग्जाम्स में बस कुछ ही दिन बाकी थे। प्रिया, क्या सोचा फ्यूचर का? मैं क्या सोचूंगा, सिंगल ही हूं ना, मैं तो जॉब के बाद ही देखूंगा वो सब तो। प्रिया, अरे बुद्धू, मैं कैरियर के बारे में पूछ रही हूँ। MBA करना है आगे या जॉब? मैं करना तो MBA चाहता था, पर उसके लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। हर बार तो स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती ना। नेक्स्ट वीक कैंपस प्लेसमेंट सेल लग रही है कॉलेज में, जिसमें कई मल्टीनेशनल कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसलिए पहले कैंपस सिलेक्शन लूंगा, कुछ टाइम जॉब करके सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगा, फिर MBA करूंगा। और तुम? प्रिया, मेरा क्या, पहले MBA करूंगी, उसके बाद बिजनेस ऑलरेडी है ही पापा का, तो उनकी हेल्प करूंगी। मैं, ओह गुड। प्रिया, वैसे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें तुम्हारे बात सबसे ज्यादा कौन समझता है? थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, ऑफ कोर्स तुम। पर ऐसा क्यों पूछा? प्रिया, क्योंकि मैं तुमको तुम्हारे बारे में ही कुछ बताना चाहती हूँ जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। वैभव, कोई भी जॉब तुमको डिजर्व नहीं करती। तुम्हारे अंदर बिजनेस लीडरशिप वाली क्वालिटीज है, खुद का एम्पायर खड़ा करने की काबिलियत है तुम्हारे अंदर। मैं, हंसते हुए, अरे वाह, ऐसी भी क्वालिटीज है मुझ में। प्रिया, आई एम सीरियस वैभव, मेरी नजरें धोखा नहीं कहा सकती। तुम जॉब की जगह खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो, आगे तुम्हारी मर्जी। बाय द वे अब चलती हूँ, घर जल्दी पहुंचना है आज, बाय। और इसी के साथ प्रिया वहां से जा चुकी थी। मुझे कई सारे सवालों के जाल में उलझा के सवाल बिजनेस और जॉब में से एक चुनने का तो था ही, साथ ही एक और सवाल मेरे अंतर्मन में गूंज रहा था, क्या प्रिया सच में मुझे मुझसे भी ज्यादा समझती है? अगर हाँ, तो क्या यह सिर्फ सामान्य दोस्ती ही है
या फिर उससे आगे कुछ और? कॉलेज में पूरे 3 साल बीतने वाले थे। यह समय कैसे बीत गया पता ही न चला। पढ़ाई, कैरियर और पॉकेट मनी जुटाने के संघर्ष में जीवन क्या होता है, वह तो जैसे भूल ही गया था मैं। बचपन से कभी रिश्तों को महसूस ही नहीं किया था, इसलिए रिश्तों के उन एहसासों से अनजान सा हो गया था मैं। कभी सोचने को वक्त ही न मिल सका खुद के बारे में, खुद से जुड़े हुए लोगों के बारे में, प्रिया के बारे में। आज जब प्रिया एहसास दिला के गई कि वह हद से ज्यादा मुझे समझती है, तब कहीं जाकर उसके साथ बिताए 3 साल अचानक से किसी फ्लैशबैक की तरह दिमाग पर छाने लगे थे। उसका हेल्पिंग नेचर, पढ़ाई से लेकर जीवन जीने के तरीकों के बारे में मुझे मोटिवेट करना, ड्रेसिंग सेंस से लेकर तमाम शहरी कल्चर के कायदे मुझे सिखाना, घर से रोज मेरे लिए लंच बॉक्स में एक्स्ट्रा लंच लाना। इन स्वार्थी दुनिया में इतना अपनापन कौन दे सकता है भला? वक्त और हालातों के मारे हुए मेरे बेचारे दिल ने शायद जीवन के संघर्ष में खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि आज तक कभी फील नहीं कर पाया था ये सब। आज प्रिया की एक एक क्वालिटी, उसके साथ 3 सालों में बिताया हुआ एक एक पल आंखों से ओझल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज छूटने से ज्यादा प्रिया का साथ छूटने का एहसास मुझे अचानक से ही भावुक कर रहा था। अचानक से यह क्या हो गया था मुझे? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे। कहीं ये प्यार तो नहीं? यस, आई एम इन लव। इस एक छिपी हुई फीलिंग्स को दिल के किसी कोने से निकलकर आने में काफी वक्त लगा, पर जब यह निकलकर बाहर आई तो मानो मेरी दुनिया ही बदलने लगी। मेरे सोचने का अंदाज, मेरी फीलिंग्स, हर तरफ एक नयापन था। सब तरफ से अब बस एक ही नाम कानों में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था, प्रिया। कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट सेल का आयोजन किया जा रहा था। प्रिया को छोड़कर हम चारों दोस्तों का अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में सिलेक्शन हो गया। प्रिया को एमबीए करना था, इसलिए उसने कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हम सब खुश थे, सिवाय मेरे। अच्छा खासा पैकेज मिलने के बावजूद भी मैं काफी असमंजस में था। कारण थी प्रिया, उसका भरोसा, उसकी समझ। 3 सालों में मैं उसको इतना तो समझ ही चुका था कि वह अनर्गल कुछ भी नहीं बोलती। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था, और साथ में उसकी डिसीजन मेकिंग भी। हमारे ज्वाइनिंग लेटर्स हम सभी को अलॉट हो चुके थे। फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद ज्वाइन करना था। मेरी जॉब लोकेशन मुंबई अलॉट हुई थी, और फिर धीरे धीरे एग्जाम शुरू हो गए। हम सब अच्छी परसेंटेज की होड़ में जी तोड़ मेहनत में जुट गए। उस दिन लास्ट एग्जाम था। सुबह हम 5 फ्रेंड्स ने एक दूसरे को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑन ऑफ लक बोला, और एग्जाम के बाद कॉलेज कैंटीन में मिलने के प्रॉमिस के साथ ही हम सब अपने अपने एग्जाम रूम में एंटर हो गए। और फिर लास्ट एग्जाम भी फिनिश हो चुका था। हम सब कॉलेज कैंटीन में एक साथ बैठे कुल्हड़ वाली चाय के साथ समोसे का आनंद ले रहे थे। चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल लाने की झूठी कोशिश करने में जुटी प्रिया का असल उदास चेहरा मैं उसकी आंखों में झांक कर भली भांति पढ़ पा रहा था। अनिकेत, सौम्या और मिहिर की बातें मुझ पर प्रभाव नहीं डाल पा रही थीं। कुछ देर दिमागी ऊहापोह से जूझने के बाद मैंने आखिरकार अपना निर्णय सबको सुना ही दिया, जिसकी कल्पना शायद प्रिया के अलावा किसी और ने नहीं की थी। दोस्तों, काफी सोचने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं यह जॉब ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरा फैसला सुनकर वह तीनों एकदम से शॉक्ड हो गए और मेरी ओर आंखें फाड़ते हुए एक सुर में चीख पड़े। क्या? मैंने प्रिया की ओर देखा। उसने अपनी आंखों की पलकों को झपकाते हुए मुझे आश्वस्त किया, जैसे कह रही हो कि बिल्कुल सही निर्णय। वैभव, पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है विप्रो में सिलेक्ट हुआ है तू। हाईएस्ट पैकेज मिला है तुझे कॉलेज में। लोग मरते हैं उस कंपनी के लिए, और तू इतनी जल्दी जॉब न करने का भी डिसीजन ले बैठा। अनिकेत ने मुझे समझाने की कोशिश की। हाँ यार वैभव, बहुत ही गलत डिसीजन है तुम्हारा। अगर ये जॉब ज्वाइन नहीं करी ना तो देखो पछताओगे तुम। यार चटखनी समझाओ ना इसे। सौम्या ने भी अपना मत रखते हुए प्रिया को वैभव को समझाने का इशारा करते हुए कहा। बदले में प्रिया मुस्कुराई और बोली, वैभव ने एकदम सही डिसीजन लिया है। मैं तो कहती हूँ हम सब मिलकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखना हम सब सक्सेस होंगे उसमें। ये सब देख सुनकर अनिकेत का पारा हाई होने लगा था। वह बुरी तरह भड़क पड़ा था मुझ पर। यार तुम दोनों के दोनों पागल हो गए हो लगता है, सरासर आत्महत्या कर रहे हो। यार वैभव, प्रिया तो ऑलरेडी अरबपति है, उसे क्या नीड जॉब की। पर तुम भूल गए क्या अपने हालात? लगता है दिमाग ठिकाने नहीं तुम्हारा। खुद तो डूबोगे ही, हमें भी साथ डूबाओगे। जा रहे हैं हम। जब ठोकर लगेगी
तब खुलेगी। बुद्धि बाएं। मेरे निर्णय से खफा सौम्या और अनिकेत जाते जाते मिहिर को भी अपने साथ खींच ले गए और एक बार फिर कैंटीन की उस टेबल पर बैठे रह गए हम दोनों, मैं और प्रिया। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।